हेलो दोस्तों। आज का हमारा भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण टॉपिक है महाजनपद काल, जिसके अंतर्गत हम महाजनपदों के उदय के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि इन महाजनपदों की स्थिति कहाँ थी पूरे भारत में, तथा उन्हें की कोशिश करेंगे जिसमें सर्वप्रथम इन महाजनपदों के बारे में जानकारियाँ उपलब्ध है। साथ में उन 16 महाजनपदों के बारे में संक्षिप्त विश्लेषण करेंगे। साथ में देखेंगे कि कालांतर में वह कौन सा जनपद था जो शक्तिशाली हो गया और कैसे उसने संपूर्ण भारत को एक अखंड साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया, तथा किस तरह महाजनपदों का अंत हुआ तथा साम्राज्यों का उदय हुआ। दोस्तों, अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये टॉपिक आपको पसंद आए तो लाइक करें एवं दोस्तों को शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हमारा आगामी वीडियो जल्द से जल्द आप तक पहुँच। तो आइए देखते हैं महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व। महाजनपद प्राचीन भारत में राज्य एवं प्रशासनिक इकाई को कहते थे। वो गणतंत्र या राजतंत्र के रूप में शामिल थे। उत्तर वैदिक काल में कुछ जनपदों का उल्लेख मिलता है। इन जनपदों की राजधानियां विभिन्न थी। भाषाएं संस्कृत और प्राकृत बोली जाती थी। धार्मिक समूह यहाँ हिंदू सर्वाधिक संख्या में थे तथा जैन और बौद्ध धर्मों की भी बहुलता थी। शासन यहाँ गणराज्य व राजतंत्र दोनों प्रकार की थी। ऐतिहासिक युग, इस युग को लौह युग अथवा लौह युगीन सभ्यता के नाम से हम जानते हैं। आगे देख लेते हैं जनपदों के उदय। कई महाजनपद उत्तर वैदिक काल लगभग 1100 ईसा पूर्व में विकसित होने लगे थे, जिनमें कुरु, कौशल, पंचाल, विदेह, मत्स्य, चेदी, प्राचीन मगध और गंधार राजवंश शामिल थे। 700 से 600 ईसा पूर्व के बीच यह जनपद और प्राचीन राजवंश महाजनपदों में विकसित होने लगे थे। 8वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को प्रारंभिक भारतीय इतिहास में एक नया मोड़ के रूप में जाना जाता है। इस काल में उत्तरी भाग में लोहे का व्यापक उपयोग किया जाने लगा, जिससे कृषि का व्यवस्थित विकास हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद प्राचीन भारत में दूसरी बार बड़े शहरों का उदय हुआ, जिसे द्वितीय शहरीकरण कहते हैं। द्वितीय शहरीकरण में ही महाजनपदों का उदय हुआ। अब इनकी स्थिति के बारे में जान लेते हैं। ये सभी महाजनपद आज के उत्तरी अफगानिस्तान से बिहार तक तथा हिंदू कुश से गोदावरी नदी तक फैले हुए थे। बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय के महागोविंद सूत्र में भारत की आकृति का वर्णन करते हुए उसे उत्तर में आयताकार तथा दक्षिण में त्रिभुजाकार बताया गया। बौद्ध निकायों में भारत को 5 भागों में वर्णित किया गया है। पश्चिमोत्तर भाग उत्तरापद कहलाता था। मध्य देश प्राची पूर्वी भाग को कहते थे। दक्षिणापंथ व अपरांत पश्चिमी भाग का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, पाणिनि की अष्टाध्यायी, बौधायन धर्म सूत्र और महाभारत में भी उपलब्ध जनपद सूची पर दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि उत्तर में हिमालय से कन्याकुमारी तक तथा पश्चिम में गंधार प्रदेश से लेकर आसाम तक का प्रदेश इन जनपदों से आच्छादित था। कौटिल्य ने एक चक्रवर्ती सम्राट के अंतर्गत संपूर्ण भारतवर्ष की राजनीतिक एकता के माध्यम से एक वृहद संगठित भारत की परिकल्पना की थी। ईसा पूर्व 6ठी सदी से ईसा पूर्व 2री सदी तक प्रचलन रहे आहत सिक्के, जिसे पंचमार्क सिक्के के नाम से भी जानते हैं, वितरण से अनुमान होता है कि ईसा पूर्व 4ठी शताब्दी तक संपूर्ण भारत में एक ही मुद्रा प्रचलित थी। इससे इस युग में भारत की एकता की साफ झलक दिखती है। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में पाणिनि ने 22 महाजनपदों का उल्लेख किया है। इसमें से 3 मगध, कौशल, वत्स्य को महत्वपूर्ण बताया गया है। आरंभिक बौद्ध और जैन ग्रंथों में इसके बारे में अधिक जानकारी मिलती है। यद्यपि कुल 16 महाजनपदों का नाम बौद्ध और जैन ग्रंथों में मिलता है, पर यह नामकरण अलग अलग ग्रंथों में भिन्न भिन्न है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जो इस प्रकार है। पहला है काशी।
काशी जिसकी राजधानी वाराणसी थी, जो वरुणा और 80 नदियों के संगम पर बसी थी। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। गुतिल जातक के अनुसार काशी नगरी 12 योजन विस्तृत थी और भारतवर्ष की सर्वप्रथम नगरी थी। दूसरा है कौशल। कौशल उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिला, गोंडा और बहराइच क्षेत्र शामिल थे। इसकी प्रथम राजधानी अयोध्या थी और द्वितीय राजधानी श्रावस्ती थी। कौशल का प्रसिद्ध राजा प्रसन्नजित था। तीसरा है अंग। अंग यह मगध के पूरब में स्थित था, वर्तमान बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले। इसकी राजधानी चंपा थी। चंपा उस समय भारतवर्ष की सबसे प्रसिद्ध नगरियों में से एक थी। मगध और अंग के बीच हमेशा संघर्ष होता रहता था और अंत में मगध के बिंबिसार इस राज्य को पराजित कर अपने में मिला लिया। चौथा है मगध। मगध दक्षिण बिहार के पटना व गया जिले में स्थित था। इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगीर थी, जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरी होने के कारण गिरिव्रज के नाम से जानी जाती थी। मगध की स्थापना बृहद्रथ ने की थी और बृहद्रथ के बाद जरासंध यहाँ का शासक था। शतपथ ब्राह्मण में मगध क्षेत्र के लिए कीकट शब्द का प्रयोग हुआ है। मगध सभी जनपदों में सबसे शक्तिशाली जनपद के रूप में जाना जाता है। इस पर बृहद्रथ, हर्यंक, नंद, मौर्य आदि शासकों ने शासन किया। फिर देख लेते हैं 5वां नंबर है बज्जी। बज्जी यह 8 गणतांत्रिक कुलों का संघ था, जो उत्तर बिहार में गंगा के उत्तर में स्थित थी, जिसकी राजधानी वैशाली थी। इसमें आज के बिहार राज्य के दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर व मुजफ्फरपुर शामिल हैं। छठा है मल्ल। मल्ल भी एक गणसंघ था जो गोरखपुर के आसपास था। मल्लों की 2 शाखाएं थी। एक की राजधानी कुशीनारा थी, जो वर्तमान में कुशीनगर है, तथा दूसरे की राजधानी पावा थी, जो वर्तमान में फाजिल नगर है। 7वां है चेदी। चेदी वर्तमान में बुंदेलखंड का भाग था। इसकी राजधानी शक्तिमती थी। इस राज्य का उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। शिशुपाल यहाँ का प्रसिद्ध राजा था। 7वां है वत्स्य। वत्स्य उत्तर प्रदेश के प्रयाग के आसपास केंद्रित था। पुराणों के अनुसार राजा नीलछु ने यमुना नदी तट पर अपने राजवंश की स्थापना तब की थी जब हस्तिनापुर राज्य का पतन हो गया था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। 9वां नंबर है कुरु। आधुनिक हरियाणा व दिल्ली का यमुना नदी के पश्चिम वाला भाग। इसकी राजधानी आधुनिक इंद्रप्रस्थ दिल्ली थी। जैनों के उत्तराध्यान सूत्र में यहाँ के इक्ष्वाकु नामक राजा का उल्लेख मिलता है। कुरु के बाद आते हैं 10वां नंबर है पंचाल। पंचाल पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पास स्थित था। पंचाल की 2 शाखाएं थी, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पंचाल की राजधानी कंपिल्य थी। चुलानी ब्रह्मदत्त पंचाल देश का महान शासक था। 11वां है मत्स्य। इसमें राजस्थान के अलवर, भरतपुर तथा जयपुर जिला के क्षेत्र शामिल थे। इसकी राजधानी विराटनगर थी। 12वां है सूरसेन। इसकी राजधानी मथुरा थी। यह कुरु महाजनपद के दक्षिण में स्थित था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अवंती पुत्र यहाँ का राजा था। पुराणों में अयोध्या के राजवंश को यदुवंश कहा गया है। 13 है अश्मक। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। नर्मदा और गोदावरी नदियों के बीच स्थित उत्तर इस प्रदेश की राजधानी पोटन थी। इस राज्य का राजा इक्ष्वाकु वंश के थे। इसका अवंती के साथ निरंतर संघर्ष चलता रहता था। धीरे धीरे यह राज्य अवंती के अधीन हो गया। 14 नंबर है अवंती। आधुनिक मालवा ही प्राचीन काल की अवंती है। इसके 2 भाग थे, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, आज का उज्जैन, और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। 15वां नंबर है गंधार। पाकिस्तान का पश्चिमी तथा अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र, कश्मीर का कुछ भाग इसमें शामिल था। इसकी राजधानी तक्षशिला थी। 16 नंबर है कंबोज। गंधार कश्मीर के उत्तर में आधुनिक पामीर का पठार था। इसके पश्चिम प्रदेश कंबोज महाजनपद कहलाता था। हाटक या राजापुर इस राज्य की राजधानी थी।
तो ये तो थी कुछ विस्तृत जानकारी 16 महाजनपदों के बारे में। आगे देखते हैं सत्ता संघर्ष। इन जनपदों के बीच आपस में अपने साम्राज्य की वृद्धि हेतु सत्ता का संघर्ष हुआ। तो ईसा पूर्व 6ठी सदी में जिन 4 महत्वपूर्ण राज्य ने प्रसिद्धि प्राप्त की उनके नाम मगध के हर्यंक, कौशल की इक्ष्वाकु, वत्स के पौरव और अवंती के प्रघोत थे। हर्यक एक ऐसा वंश था जिसकी स्थापना बिंबिसार द्वारा 544 ईसा पूर्व मगध में की गई थी। प्रघोत का नाम ऐसा उस वंश के संस्थापक के कारण ही था। संयोग से महाभारत में वर्णित प्रसिद्ध राज्य कुरु, पंचाल, काशी और मत्स्य इस काल में भी थे, पर इसकी गिनती अब छोटी शक्तियों में होती थी। ईसा पूर्व 6ठी सदी में अवंती राजा प्रघोत ने कौशाम्बी के राजा तथा प्रघोत के दामाद उदयन के साथ लड़ाई हुई थी। इससे पहले उदयन ने मगध की राजधानी राजगिरी पर हमला किया था। कौशल के राजा प्रसंजेत ने काशी को अपने अधीन कर लिया था। उसके पुत्र कपिलवस्तु के शाक्य राज्य को जीत लिया था। इधर मगध के राजा बिंबिसार ने अंग को अपने में मिला लिया तथा उसके पुत्र अजातशत्रु ने वैशाली के ईसा पूर्व 5वीं सदी में पौरव और प्रघोत सत्ता लोलुप नहीं रहे और हर्यंकों तथा इक्ष्वाकुओं ने राजनीतिक मंच पर मोर्चा संभाल लिया। प्रसेनजीत तथा अजातशत्रु के बीच संघर्ष चलता रहा। इसका हालांकि कोई परिणाम नहीं निकला और अंतोगत्वा मगध में हर्यक को जीत मिली। इसके बाद मगध उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बन गया। 461 ईसा पूर्व में अजातशत्रु की मृत्यु के बाद उसके पुत्र उदयन ने सत्ता संभाली और उसी ने मगध की राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र आधुनिक पटना हस्तांतरित की। हालांकि लिच्छवियों से लड़ते समय अजातशत्रु ने ही पाटलिपुत्र को एक दुर्ग बनवाया था, पर इसका उपयोग राजधानी के रूप में अजातशत्रु के पुत्र उदयन ने किया था। आगे देख लेते हैं महाजनपद काल का अंत और साम्राज्यों का उदय। कैसे महाजनपद काल का अंत हो गया और धीरे धीरे मगध साम्राज्य जो है उसका उदय हुआ। तो उदयन तथा उसके उत्तराधिकारी प्रशासन तथा राजकाज में निकम्मे रहे तथा उसके बाद 413 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश का उदय हुआ। राजा शिशुनाग के पुत्र कालाशोक ने मगध साम्राज्य का विस्तार किया। महाजनपद काल में सबसे बड़ा साम्राज्य मगध का था। शिशुनाग वंश के बाद महापद्मानंद नामक व्यक्ति ने मगध की सत्ता संभाली और 345 ईसा पूर्व में नंद साम्राज्य की नींव रखी। उसने मगध की श्रेष्ठता को और ऊंचा बना दिया। महापद्मानंद लगभग सभी महाजनपदों को जीत लिया और साम्राज्य का विस्तार किया। नंद साम्राज्य के उदय से ही महाजनपद काल का अंत माना जाता है। नंद साम्राज्य के बाद मौर्य साम्राज्य लगभग 322 से 185 ईसा पूर्व में मगध की सत्ता संभाली। तो ये तो थी कुछ जानकारियाँ महाजनपदों के उदय एवं महाजनपदों के अंत तथा साम्राज्यों के उदय के बारे में। कृषि व्यवस्था के कारण इन महाजनपदों में क्या बड़े परिवर्तन हुए। तो महाजनपद काल में कृषि क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन हुए। एक, हल के फाल लोहे के बनने लगे। पहले हल के फाल जो थे वो लकड़ियों के होते थे, ये कारण खेती करने में कठिनाई होती थी, परंतु लोहे के आविष्कार के कारण महाजनपद काल में लोहे के फाल बनने लगे, जिसके कारण कठोर जमीन पर आसानी से जोता जा सकता था। इस कारण फसलों की उपज में वृद्धि हो गई। धान की रोपाई अब समान और व्यवस्था पूर्ण हो गई, जिससे पैदावार अधिक होने लगी। कृषि क्षेत्र में समृद्धि से राज्यों के कर और आय में वृद्धि होने लगी और महाजनपदों की सैन्य शक्ति में भी वृद्धि हुई। तो दोस्तों, आज हमने वीडियो के माध्यम से इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक महाजनपद काल के उदय एवं पतन के तथा साम्राज्यों के उदय के बारे में जाना। अगले वीडियो के माध्यम से हम भारतीय इतिहास के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक मगध साम्राज्य के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें और कुछ नया सीखते रहें। थैंक यू।